students, today we will start in the physics class what is refraction. So in this class we will discuss what is the concept of refraction and what is refraction. Or you have already in class studied in class 6th or 7th the rectilinear propagation of the light. आपने पढ़ा था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। और आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ये पढ़ा था कि लाइट रेज जो है उसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होते हैं वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो उस समय में ये बताया गया था कि जब किसी लाइट किसी एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम में आई इंसिडेंट हुई है, उसके बाद इसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हुई, तो एक ही मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, बस उसका इंसिडेंस होता है और रिफ्लेक्शन होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसके पहले वाले जो क्लासेस हैं उसमें आपने ये पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअली, ये पहले हम समझेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्शन, अगर कोई लाइट रे एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ये लाइट रे है, अगर एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहीं पर चेंज कर दें, मान लीजिए हम इसको डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी, यहाँ पर जो डेंसिटी है वो अलग है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर एयर है और यहाँ पर थोड़ी सी डेंस एयर या रेयर एयर है, डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंस एयर। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइट रे है ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, डिपेंड करता है मीडियम, किस मीडियम से दूसरे मीडियम में, या डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी डिपेंड करता है कि वो किस तरफ डेविएट होगी। बट देयर इज सम डेविएशन। अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम या एक डेंसिटी वाले मीडियम से दूसरी डेंसिटी वाले मीडियम में जाती है, तो कॉन्सेप्ट अराइजेस फ्रॉम देयर, वहां से रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म, ग्लास क्या है, ग्लास स्लैब बोल रहा हूं मैं, ग्लास प्रिज्म नहीं, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, ग्लास का बना हुआ एक स्लैब है, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं होती है, ये ग्लास का बना हुआ एक स्लैब है और इस स्लैब के थ्रू हम रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ये बाहर क्या है, एयर है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे एयर में और यहाँ पर ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लास के वो पास होते हैं, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इसके पहले आपने ये भी पढ़ा था कि जब कोई रे, सपोज मैं ग्लास स्लैब को मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, केवल एक रेक्टेंगल के थ्रू, मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज ये ग्लास स्लैब, एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिक्वली, मतलब मेकिंग सम एंगल, यहाँ पर इंसिडेंट होती है और ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाए, जाना कहाँ था उसको, ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या हुआ, डेविएट हो। फिर ये मीडियम दूसरा मीडियम है और ये फिर से वापस जाएगा, ये वापस, तो एक्चुअली जाना कहाँ था लाइट रे को, ऐसे, लेकिन वो क्या हुआ, ये लाइट रे यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ पर एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ। दिस इज द नॉर्मल नंबर 2 और ये है नॉर्मल नंबर 1। तो ये है कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन का। द फिनोमेनन ड्यू टू विच रिफ्रैक्शन क्या हुआ, मैं आपको नोट्स दूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर लाइट रे को जाना कहाँ था, ऐसे, इस डायरेक्शन में, इसका जो ओरिजिनल जो है ये यहाँ जाना था, लेकिन अब जा कहाँ रही है, यहाँ।
तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर, इसको हम लोग इंटरफेस बोलते हैं, द सेपरेशन ऑफ वन मीडियम एंड सेकेंड मीडियम। तो ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 1, और ये है मीडियम नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मीडियम नंबर 2 टू मीडियम नंबर 1 वापस आ गई दूसरी लाइन में। ठीक है, अब देखिए ये कहलाती है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये वाली कहलाती है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये कहलाती है एमर्जेंट रे, एमर्जेंट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन का। इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है। तो द फिनोमेनन ड्यू टू विच द रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ while traveling from one optical medium to another optical medium। ऑप्टिकल मीडियम वो मीडियम होते हैं जिसमें रेज, लाइट रे ट्रेवल कर सकती है, जैसे पानी हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, और ग्लास हो गया। ठीक है, पानी भी मतलब साफ पानी। तो ये जो होते हैं इसमें लाइट ट्रेवल करती है। तो ऑप्टिकल मीडियम में जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इट डेविएट्स इट्स ओरिजिनल पाथ एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आई विल गिव यू द नोट्स। ओके, सारी डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर ऑप्टिकली मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, फिर यहाँ से रेयर मीडियम। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है एमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे ऐसी रे जो ट्रेवलिंग करती है टुवर्ड्स द अनदर मीडियम। एक मीडियम पर, ये मीडियम नंबर 2 है, इस फर्स्ट मीडियम से आकर के सेकंड मीडियम में जो इंसिडेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये है आपका नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इसके बीच में जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आई है, एंगल आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब ये जो है, मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, तो OA जो है ये इंसिडेंट रे। ठीक है ना, OA रे जो है ये, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये मान लीजिए O डैश पॉइंट है, ये जो है ये OO डैश जो है, ये जो रे है, रे का साइन बनाते हैं ऐसे एरो बना करके, ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और पॉइंट आई, ये जो O दिख रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहला रहा है। और फिर ये जो है, मान लीजिए ये पॉइंट B है, तो जो O डैश B है, रे O डैश B इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। ठीक है, यहां पर एंगल R है ये, और ये दोनों पैरेलल लाइन से, तो यहां पर भी एंगल R ही बनेगा, और ये वाला कहलाता है एंगल E। तो एंगल R जो कहलाता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल E जो कहलाता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस। Okay, so these are the points, these are the things which you should know कि आपको जब ग्लास स्लैब के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंट रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक है, और इमर्जेंट रे होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस भी होगा। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा किस तरीके से ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ आपको। ठीक है, तो पहले हम डिस्क्राइब कर देते हैं आपको। नाउ स्टूडेंट्स,
एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन को हम लोग देख सकते हैं, किस तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके लिए एक प्रैक्टिकल है जो आपको आगे क्लासेस में कराया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल में करते क्या है, ये देखिए यहाँ पर कि मैंने एक ग्लास स्लैब लिया, पेपर, ये हमारा पेपर है जो ब्लैक कलर का पूरा पेपर मान लीजिए ये है। इस पेपर पे मैंने एक ग्लास स्लैब रखा और उसके बाद उस पर एक पेंसिल से निशान बना दिया उसके आसपास, क्योंकि हमें बाद में ग्लास स्लैब को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे पेंसिल से निशान बना लिया, ग्लास स्लैब रखा हुआ है इसके ऊपर, करेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर और समथिंग। और फिर यहाँ पे 45 डिग्री बनाता हुआ या कोई भी एंगल बनाता हुआ एक यहाँ पर एक इंसिडेंट रे बनाते हैं और उसमें 2 पिन्स लगा देते हैं। ये एक पिन यहाँ लगा देते हैं और एक पिन यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इन पिन्स को इससे देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। जैसे ग्लास लगा ऐसे तो इस तरह से देखेंगे, उधर पिन लगी हुई है उस साइड में और यहाँ से हम देखेंगे इस साइड से। तो देखने पर इस तरह से 2 पिन्स को हमें लगाना पड़ता है कि एकदम ये तीनों, ये जो लाइन है, ये दोनों पिन एक दूसरे की एक पिन दिखाई दे। मतलब जैसे ये ऐसे लगा हुआ है तो ये सिंपल एक के पीछे एक इस तरह से दिखाई दे, सिंगल पिन दिखाई दे, इस तरीके से देखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको पिन लगानी है, एक पिन लगाएंगे, उसके ठीक पीछे दूसरी पिन लगाएंगे और इस तरह से लगाएंगे कि दोनों एक ही पिन दिखाई दे लास्ट में, यहाँ से। अब ग्लास स्लैब को हटा देंगे तो हमारे पास में ये दिखाई देगा। ग्लास स्लैब को हटा देंगे तो ये दिखाई देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पिन्स भी निकाल देंगे, ये पिन लगी थी तो इन पिन्स को हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया, इसको मिला देंगे। इसके बाद यहां से इस पॉइंट को इस पॉइंट से, सपोज ये O पॉइंट है तो ये O डैश पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला, ये आ गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर कॉम्पस की नीडल रखनी है और कितने भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। सपोज मैंने 4 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां से एक सर्कल ड्रॉ। अब सर्कल ड्रॉ करने से फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इन परपेंडिकुलर्स का जो लेंथ है ये हमको मेजर करना पड़ता है। सपोज ये लेंथ है परपेंडिकुलर की, मान लीजिए h इंसिडेंट रे का हाइट, और यहाँ पर HR रिफ्रैक्टेड रे का। अब इन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंगल भी मेजर कर सकते हैं और ये परपेंडिकुलर्स को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो HI और HO, ये HR, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट ही आता है अगर ये मीडियम चेंज ना करे, बार बार अलग अलग एंगल, मतलब ये एंगल सपोज हमने पहले 45 रखा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ अगर 45 रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आ गया आपका, मान लीजिए यहाँ पर आया एंगल 28.5 डिग्री, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये यूनिट लेंथ होती है, यहाँ पर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होती है, क्योंकि ये आपने रेडियस से सर्कल ड्रॉ किया तो ये रेडियस है, ये है सेंटर आपका, ओके। तो ये परपेंडिकुलर्स की लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, इससे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। जो ओरिजिनल पाथ है आप देखेंगे वो ऐसे जाना चाहिए, ये रे को कैसे जाना था, ऐसे। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रे कैसे जाती, इस तरीके से, लेकिन जा कहाँ से रही है, ऐसे। तो अपने पाथ से डेविएट हो गई एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल displacement. So this is the concept of refraction.
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, और हम लोग इस फिनोमिनन को जो बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एक और जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपने पहले भी पढ़ा था कि मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ग्लास कंटेनर मान लीजिए इस तरीके से है, और इस ग्लास कंटेनर में जब आपने यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है और आपने कोई पेंसिल इसमें डाल दी, तो पेंसिल मान लीजिए अगर आप यहाँ पे ऐसे डाल रहे हैं, या कोई लकड़ी का कुछ और रॉड है ये, इसको अगर आप यहाँ पे अंदर इसमें डालते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल थोड़ी सी ऐसे बेंड दिखाई देगी और छोटी भी, थोड़ी सी छोटी भी दिखाई देगी। एक्चुअली ये है, लेकिन ये दिखाई देगी ऐसे। ये क्यों होता है? ये भी द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और आपने देखा होगा कि अगर कोई ग्लास टम्बलर है और इसमें पानी भरा हुआ है और कोई सिक्का इसमें डाल रहे हैं, तो सिक्का अगर यहाँ पर है तो लेकिन आपको दिखाई कहाँ देगा? थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो सिक्का जो आपको दिखाई देगा वो यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि जो यहाँ से चलने वाली रेज है वो आगे जाके ऐसे डेविएट बाहर चली जाती है, दूर दूर जाती, और फिर ये स्ट्रेट लाइन पाथ देखते तो हमको यहाँ दिखाई देता है। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन के ये दो कुछ एग्जांपल्स आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां मैं लिख दे रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको सबसे पहले जो लॉ है आपने पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ जो है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल will lie in the same plane। ये पहला लॉ है। ये तीनों एक ही प्लेन में लगेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए अगर इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है और ये दूसरा मीडियम है और ये नॉर्मल है, आप देख रहे हैं दोनों सेम मीडियम में, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी इसी मीडियम में रहेगी। ये ऐसा नहीं होगा कि यहां से रे आई और ऐसे चली गई, ठीक है, किसी और प्लेन में नहीं जाएगी, उसी प्लेन में ही तीनों रहेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है आपका, ठीक है। अब दूसरा लॉ जिसको मैं आपको समझा दे रहा हूं अलग से, मतलब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के थ्रू समझा दे रहा हूं आपको, और आपको नोट्स मिल जाएंगे जो लिखे हुए आपको, जो आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, कि अगर कोई रे, ये मान लीजिए रेयर मीडियम जैसे एयर और वैक्यूम, CUUM, एयर और वैक्यूम है, और ये मान लीजिए ग्लास, ये डेंसर मीडियम है, इसको हम लोग ग्लास बोल सकते हैं या वाटर ले सकते हैं। वाटर यहाँ एयर से ग्लास में मान लीजिए ट्रेवल करें लाइट, तो ऑब्लिक्वली ट्रेवल, ऑब्लिक्वली का मतलब होता है मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल, ओके। तो अगर यहाँ पर रे आई, टकराई, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट हुई, एंड इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल के, ये जो एंगल आई है ये एंगल आर है, एंगल आई इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, मतलब ये नॉर्मल से पास में झुक जाएगी। इसका क्या कारण है ये हम जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा देंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे ये क्यों होता है, ऐसा क्यों है। मैथमेटिकली मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। सेकंड नंबर लॉ ये हो गया। अब थर्ड नंबर लॉ इसी में पढ़ते हैं। थर्ड नंबर लॉ ये कहता है, लॉ नंबर 3, अगर कोई मीडियम, मतलब जैसे सपोज ये डेंसर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम में से कोई
रेयर मीडियम में जाती है। ये डेंसर मीडियम है और यहां पर रेयर मीडियम, लेस डेंस। ओके, तो अगर जब ये रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। इस केस में एंगल आई जो होता है वो छोटा होता है एंगल आर से। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम आपको आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देंगे। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड लॉ हो गया। अब फोर्थ जो लॉ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स, विली-ब्रॉड स्नेल नाम था उनका, विली ब्रॉड स्नेल। ठीक है, ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था और इस लॉ में उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा रही, लाइट ऑफ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the angle I and angle R, the sine of angle I, the ratio of sine of angle I and the sine of angle R is always constant। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब साइन क्या चीज है ये हम आपको बता दें। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप 10th में पढ़ेंगे अभी तो साइन और कॉस और टैन ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। साइन एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे एंगल है, एक ट्राइंगल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर इसमें बेस को अगर फिक्स कर दें, मान लीजिए बेस को हमने यहां पर फिक्स कर दिया और परपेंडिकुलर मान लीजिए हमने थोड़ा छोटा परपेंडिकुलर लिया, ये यहां तक परपेंडिकुलर लिया, तो आप देखेंगे कि एंगल यहां पर ये बन रहा है। अगर हम परपेंडिकुलर को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा और परपेंडिकुलर भी बढ़ जाएगा और हाइपोटेन्यूज भी चेंज आएगा। सो देयर इज, और अगर हमने बढ़ाया इसको तो देखिए एंगल और बड़ा हो जाएगा। आप देखते जा रहे हैं कि एंगल कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये बढ़ता, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जा रहे हैं ये और इनका जो रेशियो है वो चेंज हो गया। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज। तो जो ये जो रेशियो होता है इसको हम लोग साइन ऑफ दिस एंगल, मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ दैट। तो ये होता है साइन। और जब हमने आपको बताया था कि जब हमने यहाँ पर जब सर्कल ड्रॉ किया था तो ये सर्कल्स में ये जो वाला जो सर्कल लिया था, इस सर्कल में आप देख रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूज से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल बन गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये राइट एंगल बन गया। अब यहाँ पर दो राइट एंगल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखिए, ये इसको अगर हम परपेंडिकुलर PI लिखते हैं और इसको HI लिखते हैं और यहाँ पर भी ये देखिए HR है और यहाँ पर देखिए ये जो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लिखते हैं PR। तो अगर हम साइन I की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो साइन I क्या होगा, साइन I हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब PI अपॉन HI। और अगर हम साइन R की वैल्यू निकालें, ये एंगल R लेंगे, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, मतलब PR एंड HR। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन I अपॉन साइन ऑफ R, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए दोनों ही बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ऑफ I अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ R। ये इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, तो इस तरीके से ये है आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्नेल लॉ में
जो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दिस कांस्टेंट मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। आपकी बुक में स्मॉल एन, नहीं तो बाकी सब जो बुक्स हैं उसमें म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये म्यू ऐसा यू बनाते हैं और इसकी पीछे एक लंबी सी पूंछ बना लेते हैं, इसको बोलते हैं म्यू। ये बाकी सब इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एंड साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आर, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किस मीडियम का? जिस मीडियम में एंगल आर, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा। एक मीडियम से आएगी रे, दूसरे मीडियम में जाएगी, जिस मीडियम में जाएगी वो वहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, और वही उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच एंगल ऑफ refraction is there with respect to medium in which angle I, angle of incidence is there. Correct है? इतनी चीजें समझ में आई। लॉ ऑफ I hope you have already studied and you have understand what is the refraction actually. Okay, so the concept of refraction में okay, कुछ चीजें छूट गई हैं, जैसे एक चीज थी कि साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ सेज दैट साइन आई अपॉन साइन आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज, एंड दिस कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अभी इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का ही होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम। सो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच एंगल आर इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम विद इन विच एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सिचुएटेड। सो रिमेंबर इन दिस, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। रिमेंबर दिस कि अगर N12 लिखा आपकी बुक में, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 12 का मतलब है कि लाइट रे वन मीडियम से टू मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 होगा वो विद रेस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर लिखा हुआ है 2, 1 मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी बुक में जो दिया हुआ है उसको समझना है। 1-2 का मतलब रे, इंसिडेंट रे यहाँ पर है और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर मीडियम 2। तो जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 वेयर एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सिचुएटेड। यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्योंकि यहाँ पर मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है। तो इस तरीके से लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि देयर इज, अभी इसके पहले जब आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था तो आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट थे, तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसमें भी एक रिलेशन है। आपने इससे पहले पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी
of light in medium 1, ये हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे निकाल रहा है उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। याद रखिएगा, वेलोसिटी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हैं उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट नीचे लिखना है, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर। जैसे अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, और इसमें होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो ग्लास की वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास नीचे लिखना होगा, और लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर केवल यहाँ पर लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, अगर नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं केवल अगर ये लिखा हो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, it means he or she is asking about the absolute refractive index of glass। तो इसको हम लोग बोलेंगे absolute refractive index of glass। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन velocity of light in glass or air or whatever जो भी है, glass और water, तो यहाँ पर वैक्यूम है। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्लास का निकालो तो नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास रहेगा, और ऊपर हमेशा वैक्यूम रहेगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सपोज ये आपका ग्लास स्लैब है, इसको मैं एक रेक्टेंगल से शो कर रहा हूँ। एक ग्लास स्लैब है, a ray is incidenting obliquely here। एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर देते हैं, तो बहुत बीच में डाले मैंने, तो यहाँ एक नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल बनाया, ये है रे इंसिडेंट रे, थोड़ा सा और एंगल बना, सॉरी, और एंगल बना, ये है इंसिडेंट रे, और टेढ़ा हो गया इंसिडेंट रे, ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ से, और ये किया। मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब ये ओरिजिनल पाथ है रे का, जहाँ से रे को एक्चुअली जाना चाहिए था। दिस इज द पाथ वेयर the incident ray must go if refraction was not there। अगर नहीं होता, refraction is not there, then इसको यहाँ से जाना था, बट ये शिफ्ट हो गया,
यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे, इसको आर लिखते हैं, ये कहलाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर शिफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड द लेटरल displacement, and this lateral displacement is directly proportional to the thickness of glass, thickness of slab. This is also directly proportional to the refractive index of the material or glass slab. इसके अगर refractive index ज़्यादा होगा तो lateral displacement भी ज़्यादा, and lateral displacement also directly proportional to the angle of I, angle of incident. So this is all about the concept of refraction. कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, ये हम आपको बताएंगे। और अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर जो फर्स्ट लॉ है उसमें अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्यों झुक जाती है, और अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों होती है। इसका रीज़न, इसका जो कारण है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आर यू सेटिस्फाइड? अगर आप सेटिस्फाइड है तो फिर बताइएगा इसका। ओके, जो चीज़ें नहीं आपको समझ में आती है वो हमसे आप पूछ सकते हैं एनी टाइम।